Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामायण हिस्ट्री स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध को डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स की इंडियन हिस्ट्री के फेमस बैटल को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 25 फेमस बैटल को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 10 रागे युद्ध, मीन्स की 10 राजाओं का युद्ध। यह युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में एक और कबीला और उनका मित्र समुदाय था जिनके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे, और दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था जिसका नेतृत्व राजा सुदास कर रहे थे। इस युद्ध में सुदास की विजय होती है और यह युद्ध ऋग्वेद में वर्णित दुनिया का पहला युद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये पूछे भी गए हैं कि 10 राग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिला है, दुनिया का पहला युद्ध कौन सा था, एटसेट्रा। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि ये दुनिया का पहला युद्ध है जो कि ऋग्वेद में वर्णित है। नेक्स्ट है हाइडेस्पिस वितस्ता या फिर झेलम का युद्ध जो कि 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। दोस्तों, कब लड़ा गया था ये? 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पूरस के बीच हुआ था। किनके मध्य हुआ था ये युद्ध? सिकंदर और पंजाब के राजा पूरस के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने पूरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पूरस को जीवित छोड़ दिया था और फिर पूरस और सिकंदर में मित्रता हो जाती है। दोस्तों, इस युद्ध में दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं, फिर बाद में लोगों के बीच मित्रता मीन्स की फ्रेंडशिप हो जाती है। सिकंदर लगभग 19 महीने तक भारत में ही रहता है। इस युद्ध को हाइडेस्पिस वितस्ता या झेलम युद्ध भी कहा जाता है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि झेलम का युद्ध, क्योंकि झेलम की जगह वहाँ पे वितस्ता या फिर हाइडेस्पिस भी लिखा रहता है, इसलिए ये तीनों नाम ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कोई सा भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, कि 261 बीसी में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में महान मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा महापद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की, और इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। फ्रेंड्स, इस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा रक्तपात हुआ, जिससे कि अशोक में इस युद्ध से फिर मीन्स कि अशोक ने तो ये कलिंग विजय कर लिया था, ये युद्ध जीत गया था, बट उसने बहुत ज़्यादा रक्तपात देखा, लोगों को बहुत लहूलुहान देखा, तो उसने फिर वह युद्धों से पीछे हट गया। मीन्स कि आगे उसने फिर कोई भी युद्ध नहीं लड़े और वह जाके फिर बौद्ध धर्म को अपना लेता है और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ता है। यह प्रसिद्ध युद्ध पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी और विनाशकारी युद्ध में से एक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खूनी लड़ाई है जिसमें लगभग 2.5 लाख लोगों की जान गई थी। लगभग 2.5 लाख लोगों की इस युद्ध में जान गई थी, जिससे कि अशोक का मन बहुत खिन्न भिन्न हो गया और वह आगे युद्ध न लड़ने के लिए अपने को प्रतिज्ञा किया। मीन्स की प्रतिज्ञा लिखी कि मैं आगे कोई भी अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो कि 612 ईस्वी में लड़ा गया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था जिसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसका कार्यकाल कब तक माना जाता है? 609 से 642 ईस्वी तक माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष उत्तर भारत के सर्वशक्तिमान शासक हर्षवर्धन के विरुद्ध हुआ, जिसमें राजा हर्षवर्धन को पीछे हटना पड़ा। ये जो पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध था, इसमें पुलकेशिन द्वितीय और राजा हर्षवर्धन के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर व दक्षिणापथेश्वर उपाधियां प्राप्त की। जब वह इस युद्ध में जीत जाता है, मीन्स की विजय को प्राप्त करता है, तो वह परमेश्वर व दक्षिणापथेश्वर की उपाधियां ले लेता है। यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध की जानकारी ह्वेंसांग के लिखों द्वारा मिलती है। फ्रेंड्स, इस युद्ध की जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ह्वेंसांग के लिखों द्वारा मिलती है। फ्रेंड्स, एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं युद्धों से, कि कब लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था और किनके बीच लड़ा गया था। इसलिए ये तीनों ही चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। सभी युद्धों को जितना आपको पढ़ाया जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है
प्रथम तुर्क आक्रमण जो कि 986 ईस्वी में हुआ था। जो पहला आक्रमण हुआ था कब, प्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ था, जो पहला तुर्क आक्रमण, तो ये 986 ईस्वी में हुआ था। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। पहला तुर्क शासक कौन था, तो ये सुबुक्तगीन था, जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया, तुर्क आक्रमण। इसने 986 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया और जयपाल को पराजित कर दिया। जयपाल का राज्य सर हिंद से लमकान और कश्मीर से मुल्तान तक था, जो कि सुबुक्तगीन ने जयपाल को हराकर इन सारे पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है महमूद गजनवी का आक्रमण, जो कि 1001 से 1027 के मध्य माना जाता है। और ये जो आक्रमण है महमूद गजनवी का, इसके बारे में विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। मीन्स कि वो किसी चीज़ को पार्टिकुलर किसी एक डेट, एक ईयर को नहीं बताते हैं। इसमें वो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मतभेद हैं। हेनरी इलियट के अनुसार सन 1000 से 1027 के मध्य महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। कितने बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए हैं? 17 बार, 17 बार। उसने प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती नगरों पर किया और कुछ नगरों पर अधिकार प्राप्त करके वह गजनी वापस लौट गया था। फिर बाद में उसने कई आक्रमण भी किए। महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य की सीमावर्ती नगरों पर आक्रमण किया। फ्रेंड्स, अब हम इसके आक्रमणों को डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स कि इसने जो 17 आक्रमण किए हैं भारत पर, उन सारे आक्रमण को ईयर के साथ डिस्कस करने वाले, क्योंकि एग्जाम में ईयर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जो उसने दूसरा आक्रमण किया था वो 1001 में किया था और यह आक्रमण भी उसने हिंदू शाही राज्य पर ही किया था। तीसरा गजनी का आक्रमण 1004 में हुआ था, जो कि उच्च के शासक वाजिरा के खिलाफ था। चौथा उसने जो आक्रमण किया है वह मुल्तान पर किया है। उसने चौथा आक्रमण कहाँ पे किया है? मुल्तान पर किया है। नेक्स्ट है पांचवा आक्रमण उसने 1007 ईस्वी में सुखपाल के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? सुखपाल के विरुद्ध। कब किया था? 1007 ईस्वी में। अगला आक्रमण उसने 1008 ईस्वी में किया था, जो कि आनंदपाल के विरुद्ध था और ये आक्रमण पेशावर पर किया गया था। नेक्स्ट 1009 ईस्वी में आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा और ये नगरकोट में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये नगरकोट में किया गया था। 1010 में महमूद गजनी ने मुल्तान पर फिर से आक्रमण किया। 1011 में इसने थानेश्वर पर आक्रमण किया। 1012 में इसने फिर से हिंदू शाही राज्य त्रिलोचन पाल के विरुद्ध आक्रमण किया। 1015 ईस्वी में इसने त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध युद्ध किया। इसने 1012 में त्रिलोचन पाल के विरुद्ध युद्ध किया था। फिर 3 साल बाद ही इसने 1015 में त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध युद्ध किया। 1018 में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। 1020 में इसने इस अभियान में उसने महमूद गजनवी ने बुंदेलखंड, बारी, किरात तथा लोहकोट को जीता था। मीन्स कि 1020 में इसने बारी, बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकोट को जीत लिया था। इन सारे प्लेसेस पर उसने युद्ध किए और इनको अपने कब्जे में ले लिया। 1021 में इसने कालिंजर पर युद्ध किया। कहाँ पे युद्ध किया? कालिंजर पर। 1022 में इसने पंजाब पर युद्ध किया। 1025 में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर युद्ध किया। बहुत ही फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्त फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि महमूद गजनवी का ये जो पहला मोटो था कि वह इस्लाम को हर जगह स्थापित करना चाहता था और वह हिंदू के जितने भी टेम्पल्स थे उनको तोड़ना चाहता था और इसी पर्पज से वह गुजरात के सोमनाथ मंदिर को उसने ध्वस्त कर दिया। उसको तहस नहस करने की पूरी कोशिश की और उसने लास्ट जो आक्रमण किया उसका 17वां आक्रमण था 1027 में, जो कि जाटों और खोखरों को दंडित करने के लिए था। उसने जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो इन जाटों और खोखरों के द्वारा महमूद गजनी को बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई थी। उसने इन लोगों ने, जाटों और खोखरों ने इनके सैनिकों को, महमूद गजनी के सैनिकों को बहुत मारा था और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया था और उसी चीज़ का बदला लेने के लिए उसने फिर से 1027 में फिर से खोखरों और जाटों के विरुद्ध युद्ध किया। बढ़ते हैं अगले युद्ध की ओर। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी का अफगान सैनिक था। कहाँ का सैनिक था? ये अफगान देश का था, जिसने अपना पहला आक्रमण मुल्तान पर 1175 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में। कहाँ किया था? मुल्तान पर किया था।
1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का मूल सुल्तान मोहम्मद गौरी बना और यह 1202 ईस्वी में यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान बन गया। मोहम्मद गौरी ने अपने बड़े भाई गियासुद्दीन गौरी के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत ज़्यादा ही विस्तार किया। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तराइन के युद्ध को तरावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है कि तरावड़ी का युद्ध किसे कहा जाता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि तरावड़ी का युद्ध कब लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था और किनके बीच लड़ा गया था। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये इजली समझ पाएंगे, अदरवाइज आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि तरावड़ी का युद्ध कब हुआ था। इस युद्ध में पूरे भारत में मुस्लिम नियंत्रण को खोल दिया था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच था। यह युद्ध किनके मध्य था, तो ये मोहम्मद गौरी, अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच था। इस युद्ध क्षेत्र में यह युद्ध क्षेत्र भारत के वर्तमान राज्य हरियाणा के करनाल जिले में करनाल और थानेश्वर के बीच था। इस युद्ध में विजयी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिंदा ही छोड़ दिया था। मीन्स कि मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ देते हैं और फिर से तराइन का युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में होता है। राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को बुलाते हैं। राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को बुलाते हैं और एक बार फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर हार हो जाती है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना होती है वह रात के समय आक्रमण नहीं करती है, क्योंकि यह जो नियम था वह महाभारत काल से ही चला आ रहा था कि सैनिक लोग, मीन्स की जो हिंदू धर्म के लोग थे वो रात में आक्रमण नहीं करते थे और मोहम्मद गौरी के जो सैनिक थे वो रात में आक्रमण कर सकते थे। और यही मेन रीजन था कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को हार गए, क्योंकि मोहम्मद गौरी के द्वारा कभी भी आक्रमण किया जा सकता था, वो रात में भी आक्रमण कर सकता था और उसने ऐसा किया भी। इसने पृथ्वीराज चौहान के सारे सैनिकों को काफ़ी तहस नहस किया, वह मारकर बहुत ज़्यादा किया, इसलिए यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी विजेता बन जाता है। पृथ्वीराज की हार से मोहम्मद गौरी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार हो जाता है, जिससे भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हो जाता है। यह वही युद्ध है जिसके वजह से भारत में इस्लाम राज्य की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। यह भी फ्रेंड बहुत ही फेमस युद्ध है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यह युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हो जाती है। राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को बुलाया था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए और फिर मोहम्मद गौरी बाद में राजा जयचंद के खिलाफ ही युद्ध कर देता है और जिससे कि राजा जयचंद की मृत्यु हो जाती है। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर था। फिरोजाबाद वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात 1194 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है और उस आक्रमण में गौरी ने पृथ्वीराज के प्रबल प्रतिद्वंदी जयचंद राठौर को चंदावर के युद्ध में पराजित कर देता है। मीन्स कि आप समझी गए कि इस युद्ध में, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है और राजा जयचंद की हार होती है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 के बीच कई युद्ध अभियान लड़े। उसने अपने चाचा की हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान विजय, गुजरात विजय, रणथंबोर, मेवाड़, चित्तौड़, मालवा, जालौर, दक्षिण भारत पर भी विजय हासिल की। अलाउद्दीन खिलजी का वफादार मलिक काफूर इस अभियान में शामिल रहता था। मलिक काफूर को खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो मलिक काफूर था, जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि
एक हजारी दिनार किसे कहा जाता है या फिर 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो ये मलिक काफूर को कहा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था। नेक्स्ट है मुगल वंश, बहुत ही फेमस है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 ईस्वी में हुई। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई और बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिरी में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हो गया। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि मुगल शासन जो है ये 17वीं शताब्दी के आखिरी में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। मीन्स कि 1526 में ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है उसमें लोदी वंश के जो लास्ट वाले सुल्तान होते हैं, मीन्स कि जो अंतिम सुल्तान होते हैं, इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। इब्राहिम लोदी की इसमें मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए हैं। कितने बार आक्रमण किए हैं? 5 बार आक्रमण किए हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। किनके द्वारा बुलाया गया था बाबर को? तो पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा द्वारा। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था और यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति को अपनाया था। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया है कि तुगलुमा जो युद्ध पद्धति है वो किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था और कब किया गया था। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो ये बाबर के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है। चंदेरी का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है और इस युद्ध में भी बाबर की विजय होती है। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 में अफगान और बाबर के बीच होता है और इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय होती है। युद्ध के बाद जो घाघरा का युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की भी रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो ये स्वयं बाबर ने की थी और इसका जो अनुवाद है वो किसने किया था? तो इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बहुत ही फेमस है, एग्जाम में बाबरनामा कई बार पूछा गया है और किसके द्वारा किया गया इसका अनुवाद, तो ये भी पूछा गया है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं एक मुगल शासक था। वह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध में से एक है, जो 26 जून 1539 हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा जगह पर लड़ा गया था। ये जो चौसा का युद्ध था वो किनके मध्य लड़ा गया था? तो यह हुमायूं और शेर शाह के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो ये 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है और शेर शाह की जीत हो जाती है। बिलग्राम का युद्ध भी हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह के बीच हुआ था और यह युद्ध में 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। जो यह युद्ध है ये कब लड़ा गया था? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1540 में लड़ा गया था बिलग्राम का युद्ध और इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हो जाती है। हुमायूं ने अपने जीवन में 4 बड़े युद्ध लड़े हैं। पहला देवरा का युद्ध, जो कि 1531 में होता है। दूसरा चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में होता है। बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है और सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हुमायूं का युद्ध भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है करनाल का युद्ध,
जो कि 24 फरवरी 1739 ईस्वी में हुआ था। करनाल का युद्ध भारत के इतिहास में हुए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह युद्ध फारस का शासक नादिर शाह तथा मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। किनके मध्य हुआ था करनाल का युद्ध? तो ये नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। मोहम्मद शाह ने करनाल के युद्ध में मात्र 3 घंटे में ही हार मान गया था। जो मोहम्मद शाह था वो करनाल के युद्ध में मात्र 3 घंटे में ही युद्ध से हार मान जाता है। नादिर शाह भारत में लूटपाट करने के उद्देश्य से ही आया था और नादिर शाह को दिल्ली पर हमला कर नादिर शाह ने जो था वह दिल्ली पर हमला कर लूटपाट करने के लिए अवध के नवाब सादत खान ने बुलाया था। नादिर शाह को किसने बुलाया था? तो ये अवध के नवाब सादत खान ने बुलाया था। दिल्ली में लूटपाट करते समय नादिर शाह कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। वर्तमान में यह हीरा ब्रिटिश खजाने का एक हिस्सा है। नेक्स्ट युद्ध प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। फ्रेंड्स, कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को कहाँ हुआ था? प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। प्लासी नामक स्थान पर, और किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना होती है। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस युद्ध को भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध से ही भारत में दास्ता की कहानी शुरू हो जाती है। मीन्स की दास प्रथा की कहानी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। ये युद्ध किनके किनके बीच हो रहा था? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों ही अंग्रेज सेना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और उसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चला जाता है। नेक्स्ट है आंग्ल वर्मा युद्ध, बहुत ही फेमस युद्ध फ्रेंड्स। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 5 मार्च 1824 ईस्वी को हुआ था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों और बर्मा साम्राज्य के मध्य हुए 3 युद्धों में से यह प्रथम युद्ध था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1824 को हुआ था और यह 19वीं शताब्दी का प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध था। यह युद्ध, जो मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत पर आधिपत्य लेकर शुरू हुआ था, पूर्व निश्चित ब्रिटिश शासकों की विजय के साथ समाप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश शासकों को असम, मणिपुर, कछार और जयंतिया तथा साथ ही साथ अरकान और टेनासेरिम पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। यह सबसे लंबा तथा ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध था। इस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई थी, बहुत ही ज़्यादा लोग भी मारे गए थे, इसलिए इस युद्ध को बहुत ज़्यादा महंगा युद्ध कहा जाता है। अब तक लड़ा गया सबसे महंगा युद्ध यही था। भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध यही था। नेक्स्ट है आंग्ल वर्मा द्वितीय युद्ध। जो आंग्ल वर्मा द्वितीय युद्ध होता है वह 1852 ईस्वी में लड़ा जाता है। बर्मा का प्रथम युद्ध का अंत जांडबू की संधि से होता है। बर्मा का जो ये प्रथम युद्ध होता है वह किसकी संधि से समाप्त होता है? तो ये जांडबू की संधि से समाप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बर्मा को पराजित किया और मर्तमान एवं रंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध के पश्चात बर्मा का समस्त दक्षिणी भाग अंग्रेजी सरकार के अधिकार में आ जाता है। अब देखते हैं तीसरा युद्ध। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 14 से 27 नवंबर 1885 के बीच होता है। 19वीं सदी में बर्मन तथा ब्रिटिश लोगों के बीच लड़े गए इस युद्ध में यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में बर्मा ने अपनी प्रभुसत्ता को खो दी और ब्रिटिश शासन का हुकूमत स्टार्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, बहुत ही फेमस युद्ध है फ्रेंड्स, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है। चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ एक युद्ध था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था। ये जो युद्ध था, इसको लोग बोलते कि हिमालय के लिए हुआ था, बट इसके साथ कई और भी मुद्दे थे। चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, तभी भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। भारत ने जब दलाई लामा को अपने कंट्री में, मीन्स के अपने भारत में शरण दी, तभी से चीन बौखला गया और वह भारत से युद्ध करने के लिए आतुर हो गया। मीन्स के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसने भारत ने दलाई लामा को शरण क्यों दी। भारत चीन युद्ध 4250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ा गया था। मीन्स कि ये बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर युद्ध लड़ा गया था। ये धरती पे नहीं लड़ा गया था, ये पहाड़ पर लड़ा गया युद्ध था। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए अनेक समस्याएं प्रस्तुत कर दी थी, और यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारतीय और चीनी दोनों पक्ष द्वारा वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। वायु और थल मीन्स की जमीन का भी उपयोग नहीं किया था इस युद्ध में से। ये युद्ध जो था वो सिर्फ पर्वतों पर ही लड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान युद्ध, बहुत ही फेमस युद्ध। 1947 का भारत पाक युद्ध, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है, अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ। पाकिस्तान की सेना के समर्थन के साथ हजारों की संख्या में जनजातीय लड़ाकों ने कश्मीर में प्रवेश कर कब्जा कर लिया और उस पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप भारत से सहायता प्राप्त करने के लिए कश्मीर के महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने पड़े। मीन्स कि वहाँ जो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उनको इस युद्ध में भारत से हेल्प लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करना पड़ा। 1 जनवरी 1949 की रात को एक औपचारिक संघर्ष विराम घोषित किया गया। इस युद्ध में भारत को कश्मीर के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से प्राप्त हुए। ये जो युद्ध था, उसकी समाप्ति के बाद भारत को कश्मीर के 2/3 भाग को भारत को दे दिया गया, जिनमें कि कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख होते हैं, जबकि पाकिस्तान को लगभग 1/3 हिस्से पाकिस्तानी गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान दे दिया गया। भारत पाक का द्वितीय युद्ध, जो कि 1965 में लड़ा गया, यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरू होता है। किसके साथ शुरू होता है? तो ये ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरू होता है और यह युद्ध 17 दिनों तक चलता है। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप करने के बाद इस युद्ध में भी विराम लग जाता है। 1966 में भारत और पाकिस्तान की प्रधानमंत्रियों ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के मध्य हुआ था। बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछा गया है ताशकंद समझौता। और ये भारत का तीसरा युद्ध, जो कि 1971 में लड़ा गया था। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार देखते हुए उसके कई मित्र देश जैसे अमेरिका, चीन, फ्रांस भारत की ओर बढ़ रहे थे, किंतु रूस की मदद से भारत ने सभी को पीछे कर दिया। ये जो तीसरा युद्ध था भारत और पाकिस्तान का, जो कि 1971 में लड़ा गया था, इस युद्ध में जब पाकिस्तान की हार होती है तो उसके जो कई मित्र देश होते हैं जैसे कि अमेरिका, चीन, फ्रांस, वे सारे भारत की ओर बढ़ने लगते हैं, किंतु रूस की मदद से सभी देश पीछे की ओर हट जाते हैं। इस युद्ध में रूस ने भारत की बहुत ही मदद की और रूस की मदद से ही सभी देश पीछे हटने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि रूस ने सभी को चेतावनी दी थी, यदि वे पीछे नहीं हटेंगे तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस वजह से सभी देश पीछे हो गए। रूस के पावर को देखते हुए सभी देश उल्टे पांव पीछे लौट गए और इसी वर्ष बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा। बांग्लादेश एक नए देश के रूप में कब उभरा? तो ये 1971 में उभरा। भारत पाकिस्तान तीसरे युद्ध के समय ही बांग्लादेश एक नया देश बन गया। और भारत पाक का चौथा युद्ध, जो कि 1999 में होता है, इस युद्ध को भारत पाक का चतुर्थ युद्ध, कारगिल युद्ध भी कहते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध को ये 1999 में युद्ध होता है, इसे कारगिल युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध पर एक मूवी भी बन चुकी है, क्योंकि यह युद्ध कारगिल की जगह पर हुआ था।
यह बहुत ठंडा इलाका था जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जब भारत की सेना को पता चलता है तो उन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।